आज की वीडियो में हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक CSS3 का ग्रिड सिस्टम समझेंगे। कैसे ग्रिड सिस्टम काम करता है। तो इसको सीखने या जानने के लिए ना पहले हम लोग थोड़ा इसका थ्योरी पार्ट कर लेते हैं। तो नोट पैड ओपन करके हम आपको थोड़ा बताते हैं एग्जैक्टली क्या पढ़ने वाले हम लोग। तो हम लोग पढ़ने वाले ग्रिड सिस्टम। ये ग्रिड सिस्टम इंट्रोड्यूस किया गया था CSS के 3rd वर्जन जो अभी चल रहा उस वर्जन में, उससे पहले नहीं था। तो ये लेआउट डिज़ाइन करने में बहुत अचीवमेंट में काम करता है। इसको एनेबल करने के लिए आपको डिस्प्ले फ्लिक्स लिखना पड़ता है। ये आपको एनेबल कराता है। क्या एनेबल कराता है? एनेबल कराता है ग्रिड सिस्टम को। यानी अगर ग्रिड सिस्टम यूज़ करना चाहते हो कहीं पे तो आपको उसको लिखना पड़ेगा, डिस्प्ले फ्लिक्स लिखना पड़ेगा। तो चलिए हम आपको दिखाते हैं डिस्प्ले फ्लिक्स क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके टर्म के नाम को। ठीक है, तो ग्रिड सिस्टम के टर्म को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा वेबसाइट है जिसको हम रिकमेंड करते हैं हमेशा ग्रिड सिस्टम समझने के लिए। तो एक वेबसाइट है csstricks.com करके शायद नाम उसका। वो वेबसाइट काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेनेशन देता है। तो मैं ये चाहता हूँ कि ये वेबसाइट आप लोग भी विज़िट कीजिए और वहाँ पे से थोड़ा इसका गाइडलाइन लीजिए। देखिए ये CSS ग्रिड लेआउट के गाइडलाइंस के बारे में है और इसका कुछ पार्ट है, यहाँ पे 12 पार्ट में है, लेकिन हम कहते हैं कि आप पहला पार्ट भी पढ़ लिया ना तो आपका काम हो जाएगा। इंट्रोडक्शन ऑफ CSS ग्रिड। देखिए ग्रिड CSS ग्रिड या ग्रिड जो है ना वो आप 2 डायमेंशन ग्रिडिंग बेस लेआउट सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए इसको आप किसी भी वेब लेआउट के साथ कंपेयर कर सकते हैं। पीछे जो हम लोग इस्तेमाल करते थे, पहले जो इस्तेमाल करते थे वो लेआउट प्लॉटिंग था, डिवीज़न था, इनलाइन था, ब्लॉक था। अब ऐसा नहीं है, अब हम लोग के पास है एक पूरा अच्छा सा ग्रिड सिस्टम जिसका नाम है CSS ग्रिड। तो CSS को ग्रिडिंग सिस्टम को इस्तेमाल करना है अगर आपको, तो पहले इसके कुछ बेसिक टर्म समझने होंगे। बेसिक टर्म समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ये सबसे पहले आया कब। तो ये मार्च 2017 के आसपास में मोस्ट ऑफ द कह सकते हो कि ब्राउज़र में सपोर्ट होने लगा CSS की तरफ से। कुछ इंपॉर्टेंट टर्मोलॉजीज़ हैं जो हम लोगों को CSS ग्रिड में मिलते हैं, वो आपको हम डिस्कस करते हैं। देखिए कोई भी ग्रिड सिस्टम को समझने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट टर्म है, यानी जो हम लोग इसमें इस्तेमाल करेंगे उसके नाम है, उसको थोड़ा जान लेते हैं। देखिए सबसे पहला टर्म है ग्रिड कंटेनर किसे कहते हैं। तो ग्रिड कंटेनर कहते हैं, देखिए मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ इम्पॉर्टेंट टर्मोलॉजीज़। हाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। तो इंपॉर्टेंट टर्म में पहला टर्म क्या आता है? ग्रिड कंटेनर। क्या होता है ये? तो बेसिकली ये वो कंटेनर है, वो एलिमेंट कंटेनर है जिसके अंदर हम ग्रिड के आइटम्स को रखते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो ग्रिड के आइटम्स है, यहाँ पे तुम एग्जांपल देख सकते हो। ये डिव को देखो एक बार, ये जो मेन डिव है जिसके अंदर ये तीनों डिव है, तो ये जो बाहर वाला डिव है इसे ग्रिड के फॉर्म में हम लोग कंटेनर नहीं ग्रिड कंटेनर बोलेंगे, और जो अंदर आपको दिख रहा है उसे हम ग्रिड आइटम्स कहेंगे। जो दूसरा टर्म है वो चिल्ड्रन का है। क्या पूरा मोटे मोटे तौर पे कह सकते हो कि ये एक पेरेंट है और ग्रिड आइटम जो होता है वो एक चाइल्ड है। चाइल्ड मतलब उसके अंदर है। ठीक है, टर्म समझ में आ गया। ग्रिड कंटेनर पेरेंट कंसिडर होगा, ग्रिड आइटम जो है वो चाइल्ड कंसिडर होगा। ठीक है, जो जिसके अंदर है तो वो अंदर वाला को हम लोग चाइल्ड कहेंगे, बाहर वाला को हम लोग पेरेंट कहेंगे। चलिए दूसरा टर्म है ग्रिड लाइन। तो जो आप पीला रंग का लाइन देख रहे हैं इसे कहेंगे ग्रिड लाइन, और जो आप दूसरा ग्रिड लाइन इज अ टर्म। ठीक है, अच्छे से देख लीजिए, ये आपका तीसरा टर्म है। तो ग्रिड लाइन को पहले यहाँ लिख लोगे, उसके बाद तीसरे नंबर पे इसको लिख लोगे और चौथे नंबर पे इसका फ़ोटो डाल दोगे इस तरह से। तो जो डब्बा बन रहा है यहाँ पे ग्रिड बन रहा है, उसमें जो बीच में जो निशान है पीला रंग का जो दिखाया जा रहा है, हालांकि हर काला रंग का जो है उसे हम कहते हैं ग्रिड लाइन। ठीक है, ग्रिड सेल, एक सिंगल डब्बा एक सिंगल यूनिट को कहेंगे ग्रिड सेल। तो चौथा टर्म आ गया ग्रिड सेल का। ठीक है, ये जो पूरा पीला रंग का बॉक्स दिख रहे हो उसे कहते हैं ग्रिड सेल। ठीक है, और अगर ग्रिड ट्रैक कहेंगे तो एक लाइन में रखा हुआ सारा बॉक्स।
उसे कहेंगे ग्रिड ट्रैक। पांचवा टर्म ग्रिड ट्रैक। छठा नंबर ग्रिड एरिया। अब आप किसी स्पेसिफिक एरिया को मान लीजिए उसमें रो और कॉलम दोनों आ जाता है तो उसे कहेंगे ग्रिड एरिया। सातवां नंबर इसी तरीके से। अब आपको ये ध्यान में रखना है कि जो प्रॉपर्टी जो CSS पेरेंट में लगता है यानी ग्रिड कंटेनर में लगता है उसको अलग सीखना है, और जो चिल्ड्रन को लगता है उसे अलग सीखना है। तो हम लोग एक एक करके सबको समझने की कोशिश करेंगे। तो एक मिनट, सॉरी, हाँ ठीक है। तो उसको ना यहाँ पर अलग अलग समझेंगे। तो हम लोग ग्रिड सिस्टम सीख रहे हैं, सॉरी डिस्प्ले फ्लिक्स एनेबल नहीं होता है, ये थोड़ा सा चेंज कर दो, डिस्प्ले ग्रिड्स एनेबल होता है। ग्रिड सिस्टम को एनेबल करने के लिए ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड लगाते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ लिया। पेरेंट को बोलेंगे ग्रिड कंटेनर, चाइल्ड को बोलेंगे ग्रिड आइटम, ग्रिड लाइन बीच को, ग्रिड सेल उसके डब्बे को, ग्रिड ट्रैक एक लाइन वाले को, ग्रिड एरिया कोई स्पेसिफिक एरिया हो सकता है पूरे कंटेनर का। तो यहाँ पर इसको ऐसा समझते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको लिस्ट कर लेते हैं कि ग्रिड कंटेनर का जो प्रॉपर्टी है वो कौन कौन सा है। तो टाइटल देंगे ग्रिड कंटेनर प्रॉपर्टीज़। टाइटल दीजिए ग्रिड कंटेनर प्रॉपर्टीज़। प्रॉपर्टीज़ CSS के कोड को कहते हैं प्रॉपर्टीज़। कौन कौन से प्रॉपर्टीज़ आते हैं वो देखते हैं। तो चलिए एक एक करके एग्जांपल समझते हैं। सबसे पहले आता है एनेबल करने के लिए ग्रिड डिस्प्ले ग्रिड, इससे इनेबल हो गया। दूसरा ये है, दूसरा वाला जो टॉपिक है वो ये कहलाता है कि आप ग्रिड की जगह पे इनलाइन ग्रिड भी यूज़ कर सकते हैं, दोनों चलता है। यानी सिर्फ ग्रिड डिस्प्ले में नहीं, इनलाइन ग्रिड भी सेम काम करता है, तो अलग कुछ नहीं है। डिस्प्ले ग्रिड लगाया तो ग्रिड हुआ, डिस्प्ले इनलाइन ग्रिड लगाया तो भी ग्रिड हुआ, दोनों। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी जो पैरेंट में इस्तेमाल होगा उसका नाम है ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स, और दूसरा है उसी की तरह से ग्रिड टेम्पलेट रोज। कॉलम कहते हैं ऐसे को और रोज कहते हैं ऐसे को, ठीक है। तो दोनों का वैल्यू समझ लो। ग्रिड के ये दो और ये तीसरा, तो एक रो एक कॉलम, ठीक है। दोनों का जो वैल्यू होगा उस पर बात कर लेते थोड़ा। देखिए जैसे डिस्प्ले नाम का प्रॉपर्टी है उसका वैल्यू ये ग्रिड या इनलाइन ग्रिड है, वैसे ग्रिड टेम्पलेट कॉलम्स में आपको लिखना होगा, देखिए क्या लिखा हुआ है, डिफाइन द कॉलम एंड रोज दैट्स ग्रिड विथ अ स्पेस सेपरेट लिस्ट ऑफ द वैल्यूज, द वैल्यू रिप्रेजेंट एज अ ट्रैक साइज एंड द स्पेस बिटवीन द रिप्रेजेंटेशन इज अ लाइन। अब देखो इसमें क्या मामला है कि आप बेसिकली यहाँ पर ग्रिड कॉलम्स में जो वैल्यू लिखेगा, एक लिखेगा फिर इसका स्पेस दीजिएगा, फिर दूसरा लिखेगा, फिर तीसरा लिखेगा, ऐसा करके। तो आपको जितना कॉलम बनाना है उतना लिखते जाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको लिखने का जो तरीका होगा, बस इतना समझना है कि आपको जो वैल्यू लिखना, लिखा फिर स्पेस दिया, फिर वैल्यू लिखा, फिर स्पेस दिया, फिर वैल्यू लिखा, ऐसे। कॉलम में भी ऐसे, रो में भी ऐसे ही कर सकते हैं। ये 3 डॉट का मतलब यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, ये इसी तरह से उतार लो। एंड नेक्स्ट इज व्हाट, देखो बड़ा मज़ेदार है। अगर ग्रिड लाइन ऑटोमेटिकली असाइन करना है तो पॉजिटिव नंबर डालना है, और ये -1 से स्टार्ट होता है, आप उसको लास्ट तक अल्टर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल देखो, बड़े मज़ेदार चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। ये देखो यहाँ पे एक एग्जांपल है, देखो फर्स्ट 40 पर पिक्सल, ठीक है। तो तुम नोटिस करो यहाँ पे जो एरिया आ रहा है पहला डब्बा का वो 40 पिक्सल आ रहा है। उसका लाइन 2, ठीक है, 50 पिक्सल। लाइन 3 उसका ऑटो कर दिया, ऑटो मतलब जितना एरिया बचेगा वो ऑटो में चल जाएगा। उसके बाद कॉलम 4 स्टार्ट, नाम रखा 50, कॉलम 5 को 40, आराम से एंड। इसका मतलब है कि हम लोग ये पूरा का पूरा एरिया इसके अकॉर्डिंग डिज़ाइन किया। तो पहले क्या करोगे, तुम लोग इसको बनाओगे, पूरा प्रॉपर बनाओ। अब ये स्क्रीनशॉट में आपको ले लेना है, वीडियो में आपके सामने आ जाएगा, आप अच्छे से इसको उतार लीजिएगा। और उसके बाद इसको बनाया कैसे किया उसका एग्जाम्पल यहाँ पे। तो मैं इसको फ़िलहाल के लिए कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे दिखा देता हूँ, फिर से देखो समझ में आ जाएगा। थोड़ा छोटा कर देते हैं, 1 मिनट। देखो कुछ भी नहीं है, बस एक नाम लिया गया है, उसका पिक्सल बताया गया, नाम लिया गया, पिक्सल बताया गया, नाम लिया गया। अब जहाँ पिक्सल नहीं बताना वहाँ ऑटो भी बता सकते हैं, यानी अपने हिसाब से अरेंज कर लो। फिर नाम लिया गया, पिक्सल बताया गया, नाम लिया गया, पिक्सल बताया गया, ऐसे करके। तो ये जो 2 रो कॉलम और रो में काम किया गया, ये एग्जैक्टली इसको बनाता है, ठीक है। आगे देखो इसी तरीके से हम लोग यहाँ पर देखो, बट यू कैन चूज टू द नेम एक्सप्लिसिटली नेम
एक्सप्लिसिटली का मतलब होता है जो तुम चाहो वो नाम हो जाएगा उसका, जो तुम चाहो। जैसे इसका नाम फर्स्ट है, इसका नाम लाइन 2 है, कुछ भी हो सकता है, कोई भी और नाम रख सकते हो, जो भी नाम तुमको रखना है रख लो, कोई इशू नहीं है। ब्रैकेट के अंदर में सिंटेक्स में नाम को दर्शाया जाता है। चलो इसको थोड़ा सा करके और समझने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या पॉसिबल होता है। ठीक है, देखो हम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे जो डिज़ाइंस हैं पहले से किए हुए उसको हटा देते हैं। ठीक है, एंगुलर ब्रैकेट यहाँ पे, ठीक है। अब एक सेपरेट CSS फाइल है जिसका नाम है डिज़ाइन CSS, मैं इसको हटा देता हूँ, पूरा ब्लैंक हो गया। देखो एक कंटेनर नाम का डब्बा बनाते हैं और इसके अंदर में बहुत सारे बॉक्स बनाते हैं। कितना? 6 बनाया। ठीक है, मेरे डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कितना है देखिए, 1 2 3 4 5, 5 ही है तो हम 5 ही रख लेते हैं। ठीक है, तो 5 बॉक्सेस। तो अब इसको कैसे हम ग्रीडिंग करने वाले हैं वो देखो। हम इसका CSS पार्ट ओपन कर लेते हैं इस साइड में, ताकि दोनों कोड एक साथ दिखे तुमको। देखो इसको हटा देते हैं ऐसे। अब जैसे डॉट कंटेनर, डॉट क्यों लगाएं? बिकॉज ऑफ क्लास। और उसके बाद डिस्प्ले ग्रीड। ठीक है, अब नीचे आए और लिखा है यहाँ पे कि ग्रीड का जो कॉलम होगा वो 5 होगा। ठीक है, तो हम यहाँ लिखेंगे ग्रीड डैश कॉलम्स डैश, देखो प्रॉपर्टी देख लो वापस से, ग्रीड डैश टेम्पलेट डैश कॉलम। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे ग्रीड डैश टेम्पलेट डैश कॉलम्स। अब आप इसमें क्या कर सकते हैं, आप पहला बॉक्स को 40 पिक्सल दे सकते हैं, दूसरा बॉक्स को आप दे सकते हैं 50 पिक्सल, तीसरा बॉक्स आपका ऑटो, चौथा बॉक्स आपका फिर से 50 पिक्सल और लास्ट बॉक्स आपका ऑटो। ठीक है, तो आपने 5 बॉक्स के बारे में यहाँ बता दिया। अब इसकी इसी जैसे इसका ग्रीड रो डिसाइड कीजिए, ग्रीड डैश टेम्पलेट डैश रोज़। अब रोज़ में क्या होगा, एक लाइन में चाहिए हमको, तो हम लिखा 40 पिक्सल। ठीक है, मान लीजिए। और हम बॉक्स का जो CSS है वो थोड़ा लिख देते हैं बैकग्राउंड कलर रेड। ठीक है, या उदाहरण के लिए हम यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टी डालते हैं, इसका बॉक्स का कलर नहीं, हम इसका बोलते हैं रेड, तो रेड कलर आया। ग्रीन नाम का क्लास बनाते हैं और उसका बैकग्राउंड कलर आता है ग्रीन। इसी तरह से ब्लू नाम का क्लास होगा, उसका कलर आएगा ब्लू। इसी तरह से येलो नाम का कलर होगा, उसका बैकग्राउंड कलर होगा येलो। और इसी तरह से पिंक नाम का कोई क्लास होगा तो उसका। अब हम क्या किए, 5 डिफरेंट कलर के लिए CSS डिज़ाइन कर लिए। तो हम लोग बस इसमें क्या करेंगे, एक क्लास तो बॉक्स पहले से है, इसके या तो इसका नाम ही चेंज कर दो, रेड की जगह रेड, ग्रीन, ब्लू। तो ये बॉक्स ना हटाकर हम ये सब नाम दे देते हैं, जो कि CSS को अप्लाई करेगा और डिफरेंट बॉक्स साइज़ में डिफरेंट कलर आने वाला है। राइट, देखो आउटपुट देखा जाए, रन। देखो इंटरेस्टिंग बात समझो, पहला वाला जो बॉक्स एलिमेंट लिखा था हम यहाँ पे वो 40% आया, ये 40% आया। ठीक है, अब हम इसको परसेंट वैल्यू में अगर डालना चाहें तो हम लोग इसको चेंज कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अच्छा ये हम एरिया 400 कर देते हैं, थोड़ा सा लंबा हो जाएगा। अब तुमको समझ में आएगा। देखो पहला वाला जो बॉक्स है वो 40 पिक्सल का है, दूसरा वाला जो बॉक्स है वो कितना दर्शाया हुआ है 15 पिक्सल का, तीसरा वाला को कर दिया ऑटो, यानी जितना जगह तुम्हारा है। और उसके बाद येलो वाला को क्या किए, अब तुमको नाम याद नहीं है कौन किसका कौन है, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि कौन किसका है, तो अरेंजमेंट देखना पड़ेगा। तो क्यों ना ऐसा करते हैं, उस बॉक्स का आगे नाम लिख देते हैं। तो पहला वाले का नाम रेड रख दिया, दूसरा वाले का नाम ग्रीन रख दिया, समझ रहे हो बात। देखो तीसरा वाले का नाम ब्लू रख दिया। ये नाम सिर्फ रखा हुआ है, हिसाब सिर्फ नाम तुम्हारे लिए और किसी और के लिए नहीं है। नाम लिखने के लिए एक्सप्लिसिटली यानी खुद से तुम बड़ी ब्रैकेट में डाल सकते हो। ये मैंने पहले किसी CSS क्लास में नहीं बताया, ये फर्स्ट टाइम मैं बता रहा हूँ, ग्रीड सिस्टम। और इसके बाद येलो और एंड द लास्ट वन इज़ पिंक। तो इससे कुछ असर कोड में या आउटपुट में नहीं आने वाला। ये सिर्फ एक नाम हो गया एक पर्टिकुलर बॉक्स का, जिससे पता चल जाएगा कौन बॉक्स कौन सा कितना पिक्सल रखा है। तो अब किसी एरिया ऑफ बॉक्स को अगर आप चेंज करना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल हम इसको 10% देना चाहते हैं और दूसरा वाला जो बॉक्स है उसको 15%, तो 10 15 कितना हुआ 25।
इसी तरीके से इधर वाले को भी हम 15 दे देते हैं, 15%, और ई वाला को कर देते हैं 10%। तो 15, 25 इधर, 25 इधर, बचा 50। अब बीच में जो ब्लू का साइज बनेगा 50 अपने आप। देखिए क्या बात है, और ये बहुत ही मज़ेदार है। ठीक है, अगर इसमें मल्टीपल रोज़ होता है, मतलब एक रो नहीं एक से ज़्यादा रो होता है, तब क्या कांड होता है, तो देखिए इंटरेस्टिंग है। देखो हम इसको रिपीट करते हैं। अब क्या हुआ कि जो लिखा 10%, यहाँ रोज़ में क्या लिखा है, एक ही वैल्यू लिखा है, अब हम दूसरा वैल्यू दे रहे हैं। गैप चाहिए अपने को, तो समझ में आएगा। पिंग के बाद दिया टैग, ब्रेक द लाइन हो जाएगा। रुको एक मिनट, गैप कंसिडर करवाते हैं। ग्रीड गैप, गैक्सिव गैप 20 पिक्सल। देखो हम गैप कर दिया, गैप डाल दिया, तो गैप 20 पिक्सल। ठीक है, ये भी पेरेंट प्रॉपर्टी है, और इसको लिस्ट आउट करेंगे भी हम। तो हम कितनी बार लिखा है यहाँ पे, रो में 2 रो आया, लिखा कितना बार है यहाँ पे, पिंग को यहाँ से पिंग कितनी बार लिखा हुआ है, 3 बार, बट नहीं आया क्योंकि मैंने टेम्पलेट में कितनी बार दर्शाया, 2 बार। तीसरा का हम अलग दर्शा देते हैं। देखो आप कितनी बार आया, 3 बार। यानी आप अगर यहाँ पे वैल्यू नहीं देते ना, तो कितना भी लिख लो नहीं आएगा ग्रिड सिस्टम में। आपने 3 बार लिखा, 3 बार आया, तीनों अलग अलग साइज़ का आया, इसका मतलब मैंने तीनों अलग अलग साइज़ को दर्शा दिया। अगर सेम चाहिए ना, तो 3 बार आपको वही सेम चीज़ लिख देना है। तो देखिए सब इक्वल साइज़ का है, बट हम ऐसा चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं ये 50 पिक्सल का हो, 50 पिक्सल का हो, ये 100 का हो, और ये 150 का। तो देखिए 50-50 इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो ये पॉसिबल है, पूरा ग्रिड बन गया, मस्त दिखता है एकदम। आप आराम से इसको चेंज कर सकते हैं, डिज़ाइन कर सकते हैं। तो यानी आपके बॉक्स के अंदर के डब्बे का विथ हाइट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप पूरा बाहर से पेरेंट से ही कंट्रोल कर लिए। दैट इज़ पावर ऑफ ग्रिड सिस्टम। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा हैक्टिक लगेगा, बट प्रैक्टिस करने पे बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट हम देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबल है। तो आपने समझ में आ गया कि मैंने जो नाम रखा है वो फर्स्ट लाइन 1, लाइन 3, कॉलम 4 और 5 और इंड, ये सब नाम क्यों है, ये सब नाम क्यों है, क्लियर है। तो अब हम लोग आते हैं इसके रो में, तो हम लोग समझ में आ गया, कॉलम समझ में आ गया। अगर आप कोई चीज़ लगता है कि बार बार करना पड़ा सेम, तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं। रिपीट फंक्शन के तौर पे काम करता है, और आप इसको बता सकते हैं कि रिपीट करना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप इसको रिपीट करना चाहते हैं। ठीक है, तो आप रिपीट फंक्शन लगाइए और 50 पिक्सल, तो आप आउटपुट देखिए किधर गया, ओह सॉरी, एक मिनट, कॉमा, हाँ 3 बार करना है पहले, और उसके बाद कॉलम, सॉरी गलती हो गया। ये 50 एक ही बार लिख, 150 कर देते हैं तीनों को। कितना बार करना है, 3 बार करना है, तो रिपीटेशन हो गया 3 बार। तो आपको अगर लग रहा है कि बहुत बार लिखना पड़ रहा है, हमको रिपीट करना पड़ेगा, दैट इज़ द फंक्शन जो आपका काम आसान कर सकता है। कितनी बार करना है, अगर आपको लगता है 100 बार आएगा, अभी आया नहीं है, आप लिख दीजिए 100 बार के लिए रेडी है। यानी अगर हम कंट्रोल इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, तो ये पहले से ही रेडी है, आगे वाला को भी दिखाता रहेगा। ठीक है, तो ये जो यहाँ पे नंबर ऑफ़ टाइम्स बताना है, कितनी बार करना है। अगर हम 3 लिख दिया तो 5 बार लिखने का कोई फ़ायदा नहीं है, वो 3 बार आएगा। 5 लिख दिया तो 5 बार आएगा, जितनी समझ में आया। तो ये रिपीटेशन का फंक्शन है जो आपको रिपीट करा सकता है। अगर आपको कॉलम रिपीट कराना है तो ये यूज़ कर सकते हो। खैर, इसके बाद जो चीज़ें हैं वो क्या है, देखिए इसके बाद है ये कि हम लोग देखो एक ही नाम को बार बार यूज़ करना चाहते हो, तो आप ऐसे मल्टीपल लाइन के लिए ये यूज़ कर सकते हो। ठीक है, तो ये स्टार्ट पॉइंट और एंड पॉइंट आप बता सकते हो। खैर हमको इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो FR यूनिट है, FR यूनिट होता है यहाँ पर जैसे PX होता है, पिक्सल होता है, वैसे तो उसी जैसे इसको फ्लेक्स रेशियो बोलते हैं नॉर्मली। फ्लेक्स रेशियो में भी आप डाल सकते हैं। खैर, तो टेम्पलेट ग्रिड एरिया बना सकते हो। एरिया के हिसाब से क्या करना होता है कि हम लोग को उसको मैकेनिज्म करना पड़ता है कि एरिया का नाम है आइटम, ग्रिड का एरिया का नाम है हेडर, मेन, साइड बार, फूटर। इस तरह से हम लोग एरिया बना सकते हैं, और बाद में उसको पूरा ऐसे टेम्पलेट कर सकते हैं कि हेडर ऊपर चाहिए, फिर मेन चाहिए, फिर फूटर चाहिए, ऐसा करके हम लोग नाम दे सकते हैं। तो उसकी ज़रूरत नहीं है, हम लोग ऐसे कंसेप्ट में बता रहे हैं। ये देखो ऐसा बनेगा।
तो एरिया हिसाब से भी डिसाइड किया जा सकता है, बट हम इसके हार्ड कॉम्प्लेक्स की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं, आपको धीरे धीरे समझा रहे हैं। अब आपके क्या कर सकते हो, दोनों को एक ही लाइन में डाल सकते हो। कैसे, ग्रीड टेम्पलेट लिखकर इसमें क्या कर सकते हो, रो भी डाल सकते हो और कॉलम भी डाल सकते हैं। देखिए यहाँ पे ग्रीड और उसके बाद रो और कॉलम, तो दोनों एक साथ एक ही लाइन में डिसाइड किया जा सकता है। चलो ठीक है, ज़्यादा इसके डेप्थ में नहीं जाएंगे, धीरे धीरे बढ़ेंगे, नहीं तो ये कॉम्प्लेक्स बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि एक वीडियो में तो नहीं, हाँ आगे कुछ और फीचर समझ लेंगे, फिर और चीज़ें ऐड कर लेंगे। अच्छा, गैप के मामले में रो गैप, कॉलम गैप, ये सब हम तो कहते हैं सीधे सीधा आप गैप यूज़ करें, तो हम यहाँ लिख देते हैं यहाँ पे चौथा प्रॉपर्टी गैप, और जितना डाल दोगे चारों तरफ से गैप आएगा। अगर रो साइड से चाहिए तो रो गैप, कॉलम साइड से चाहिए तो कॉलम गैप, रो गैप सिर्फ रो में गैप आएगा, और कॉलम गैप कॉलम में गैप आएगा। सही है, तो यहाँ लाइन साइज और गैप इसे बता सकते हैं। देखो यहाँ पे ये इस तरह से है ना, तो सिंपली हम कहते हैं हमेशा ग्रीड गैप या गैप यूज़ करो। इससे क्या होता है, रो और कॉलम साथ में हो जाएगा। तो अब लगभग हम जो गैप दिए वो रो गैप या ये ग्रीड गैप करके नाम था पहले, पुराना नाम। अब जो नाम है उसका नाम सिर्फ गैप है, इसलिए हम ग्रीड गैप नहीं बताकर गैप बता रहे हैं। तो ये हो गया वो पार्ट जिससे हम लोग पैरेंट में डेटा डालते हैं। अब कोई चीज़ को फिक्स करना है या उसको सेंट्रलाइज करना, ये सब जस्टिफाई आइटम, जस्टिफाई कंटेनर, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे, ठीक है। अभी ये सब नहीं पढ़ रहे। अलाइन आइटम हुआ, ये सारी चीज़ें, और नीचे है प्लेस आइटम, और उसके बाद जस्टिफाई कंटेंट, उसके बाद अलाइन जस्टिफाई कंटेंट हो गया ये। तो बहुत सारे और भी फीचर्स हैं जो हम लोग पैरेंट में पढ़ेंगे, बट अभी के लिए एकदम बिगनिंग के लिए हम लोगों को इसकी ज़रूरत नहीं है। इसीलिए किसी इंटरनेट में पढ़ा हुआ वेबसाइट पे जाएंगे तो ऐसे टफ हो जाता है। अभी हम इसको फिल्टर कर रहे हैं, और ये प्रॉपर्टी फॉर द चिल्ड्रन पे आते हैं, यानी ग्रीड आइटम में क्या क्या लगा सकते हैं उस पर आते हैं। तो देखिए इसमें क्या कर सकते हैं, ये एक सेक्शन, ये जो सेक्शन था जिस पे हम लोग अभी डिस्कशन कर रहे थे, ये पेरेंट यानी कि ग्रीड कंटेनर सेक्शन था। ये आप देख सकते हैं, ये यहाँ पर एक लाइन खींच दी है ताकि आप पता चल जाए। अब आते हैं इस टॉपिक पे कि अब इसके जो आइटम से रिलेटेड प्रॉपर्टी है वो कौन से है, ठीक है। तो चलिए लिस्ट आउट करते हैं। नंबर 1 नोट कीजिए, और पहले देखते हैं कि क्या है। तो ग्रीड कॉलम स्टार्ट, ग्रीड कॉलम एंड, ये सब डिटर्मिनेंट्स कर सकते हैं लाइन को। देखो स्टार्ट, एंड, और रो कॉलम स्टार्ट, रो कॉलम एंड, ये भी डिसाइड कर सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे वैसे ही। तो इसको ना पढ़ के अभी हम लोग थोड़ा सिंपल वाला देखते हैं। ग्रीड एरिया, जस्टिफाई, देखो जस्टिफाई सेल्फ, SELF, ये होता है स्टार्ट, एंड और सेंटर, इतने ही रहने दो। इसके बाद आगे नेक्स्ट है, देखो जब जस्टिफाई स्टार्ट लिखते हैं, जस्टिफाई सेल्फ स्टार्ट लिखते हैं, तो ये इधर सट के आएगा, लेफ्ट साइड को बोलते हैं स्टार्ट, और इन साइड को बोलते हैं राइट साइड, या कह सकते हो इन साइड। तो ये देखो इंड लिखने पे इधर चिपक गया, अपने बॉक्स में इधर चिपके हो तो स्टार्ट बोलेंगे, इधर चिपकेगा तो इंड बोलेंगे, बीच में रखना है तो सेंटर, और पूरा खींच खाच के बराबर करना है तो स्ट्रेच, यानी चौथा वैल्यू इसका स्ट्रेच है। इसको भी नोट कर लेते हैं, स्ट्रेच। अब ये 4 वैल्यू के साथ आता है, और उसका अलाइन सेल्फ क्या करता है, देखो ऊपर की तरफ चिपकना है तो स्टार्ट, नीचे की तरफ चिपकना है तो एंड, बीच में आना है तो सेंटर और स्ट्रेच, यानी सेम वैल्यू। तो इसका नाम है अलाइन सेल्फ, और वैल्यू सब सेम, स्टार्ट, एंड, सेंटर और स्ट्रेच। तीसरा प्रॉपर्टी का नाम देखो, सेल्फ प्लेस सेंटर, मतलब वो ऊपर नीचे दाएं बाएं नहीं, पूरा बॉक्स का सेंटर, तो इसका नाम है प्लेस सेंटर। तो प्लेस सेल्फ, प्लेस, तो दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ये, जस्टिफाई और अलाइन का, या इसमें सेंटर होगा या तो स्ट्रेच होगा, बस हो गया, इसमें 2 ही वैल्यू। तो देखो एक हो गया सेंटर और दूसरा हो गया स्ट्रेच, हो गया।
ठीक है, साइजिंग फंक्शन, रिपीट फंक्शन, चलिए हो गया। तो ये बहुत बेसिक सा मैंने आपको टच किया है, ये फर्स्ट राउंड मैंने किया है। सेकेंड राउंड में यहाँ पे ग्रीड सिस्टम में और भी बात करना है, लेकिन अभी फर्स्ट राउंड में हम लोग इसको अचीव कर लिया कि हम लोग एग्जैक्टली क्या करना है, ठीक है। तो इसलिए फर्स्ट राउंड ज़रूरी था। और ऐसे दिखा देते हैं कि ये सब काम कैसे करता है। देखो, अगर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया कि देखो कंटेनर के अंदर, अच्छा किसी के अंदर जाने के लिए आपको एरो लगाना होता है। यहाँ पे देखो डिव जो है उसका विथ हाइट हम फिक्स कर दिया, विथ 50 पिक्सल और हाइट 50 पिक्सल। अब बताओ सबका तो डब्बे का साइज़ क्या हो गया, स्क्वायर हो गया होगा। अब बताओ ये कि ये अपने बॉक्स, अपने एरिया ऑफ बॉक्स के इधर सट के आ रहा है या इधर बीच में आ रहा है, इधर सट के आ रहा है। बाय डिफ़ॉल्ट जो होता है वो होता है अलाइन सेल्फ स्टार्ट, और अगर इधर चिपकाना है तो इसको लिए करना होगा एंड। तो हम इसके पेरेंट में लिख देते हैं, यहाँ देखो, यहाँ देखना जस्टिफाई, पहले जस्टिफाई देख लो, सेल्फ एंड। देखो क्या हुआ, सब अपने बॉक्स के इस साइड सट के आ रहा है, इसीलिए देखो ब्लू इस कोने में था और उस कोने में चला गया। इसका तो ऑटो एरिया ही है और ये पूरा कवर हो रहा है। इस तरीके से अगर हम इसको लिख देंगे सेंटर तो ये बीच में आएगा, ठीक है। अब ऑटो का बीच डिसाइड करना बहुत मुश्किल होता है, इसलिए ऑटो को छोड़कर बाकी सब बीच में आ जाएगा। ऑटो मतलब उसका एरिया पता नहीं है तो उसका फिर सेंटर पता लग, ओ सॉरी, हाँ, कैलकुलेशन क्या हुआ, 10%, 15%, 50%, 15% और 10%, यही है मेरा कैलकुलेशन। तो इसमें सब में सेंटर। अब ये सेंटर जो हो रहा है वो ऊपर के ऊपर चिपक के आ रहा है। क्या ये ऐसे ऐसे सेंटर हो सकता है, यानी यहाँ पर वर्टिकली हो सकता है? तो देखते हैं, इसके लिए आता है अलाइन सेल्फ, और इसको भी सेंटर कर सकते हैं। लेकिन पंगा क्या है, अलाइन सेल्फ जब सेंटर लिखा और जस्टिफाई सेल्फ सेंटर लिखा तो ये दोनों ना लिखकर प्लेस सेंटर लगा दो, प्लेस सेल्फ सेंटर, ये एक बार में काम आ जाएगा। देखो दोनों लाइन की जगह पर तुम एक लाइन लिख सकते हो, ये हो गया हॉरिजॉन्टल, ये हो गया वर्टिकल, और ये हो गया दोनों एक साथ। अब स्ट्रेचिंग क्या काम करता है वो देखते हैं, इसको कमेंट कर देते हैं, इसको अनकमेंट कर देते हैं। अब देखो किसी एक सेक्शन से स्ट्रेच करके दिखाते हैं। तो जस्टिफाई स्ट्रेच हुआ है, तो ये स्ट्रेचिंग कैसे काम करता है, अच्छा स्ट्रेचिंग क्या करेगा, इसमें विथ हाइट डाला हुआ है। तो विथ हाइट के क्या होता है इशू कि विथ हाइट से ऊपर स्ट्रेच थोड़ी हो सकता है। तो ये देखो स्ट्रेचिंग यही होता है, बाय डिफ़ॉल्ट यही होता है। तो अगर आप विथ हाइट नहीं लगाएंगे तो स्ट्रेचिंग की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। देखो वो अपने आप को स्ट्रेच कर लेगा। बट अगर आपने विथ हाइट लगा दिया तो अब 50 पिक्सल से ऊपर खींच के नहीं आएगा, 50 पिक्सल इज़ द लास्ट वन, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा कि ये आपका विथ हाइट मिनिमम हो। ऐसे कर सकते हैं कि मिनिमम इतना हो, मिनिमम विथ मिनिमम हाइट, तो स्ट्रेच होगा, ठीक है। तो हम तो कहते हैं कि जब आपको स्ट्रेच करने की ज़रूरत आ जाए तो आप विथ हाइट दर्शाइए ना, अपने आप स्ट्रेच हो जाएगा, बाय डिफ़ॉल्ट स्ट्रेच ही हो जाएगा। देखिए हम हटा दिया, स्ट्रेच हो रहा है। तो स्ट्रेच का मतलब जो एरिया हम बनाया उस एरिया में फिक्स कर लो, दैट्स इट। तो अब बताओ अगर हम इसको 10%, इसको 20 और अगले को 30, अगले को 40 ऐसे करना हो तो क्या करेंगे, यहाँ चेंज करेंगे। तो 10, 15 की जगह 20 कर देते हैं इसको, और 10, 20 कितना हो गया, 30 हो गया, और इसको क्या है 30 कर देते तो 60 हो गया। तो अगले को कितना कर सकते हैं, 40। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट समझो, हम लास्ट वाला जो पिंक एरिया है उसको हटा रहे हैं, रिमूव करें, क्योंकि मेरा 100% फुट चुका है, राइट। देखिए 10, 20, 30, 40। तो पंगा क्या हुआ कि नीचे क्या पूरा आया, नहीं आया। अब आपको क्या होगा, एक एरिया, अच्छा 5 लिखा हुआ था, 6 कर देते हैं, 6 लाइन का टोटल कितना लाइन है, 3, 3, 6, देख पा रहे हो। तो यानी बॉक्स का जो एरिया है ना वो एकदम परफेक्टली हम लोग उसका कॉम्बिनेशन कर सकते हैं कि किस स्थिति में कैसा हो, और हम लोग इसको डिज़ाइन में अच्छा लेआउट तैयार कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे फ्लिक्स बॉक्स के बारे में। अभी ग्रिड बॉक्स के बारे में बात की हम लोग।